जय हिंद दोस्तों। आज हम एक महत्वपूर्ण सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जो कि EMRS शिक्षक भर्ती 2023 यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह इसके अलावा KBS, NBS, EMRS, PCS और UPSC के लिए समान रूप से उपयोगी भी है। चूँकि यह हम इस सेगमेंट में कवर करेंगे NCERT क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th इस तरह से अप टू क्लास 12 तक, और वो भी चैप्टर वाइज। तो उम्मीद करता हूँ हिस्ट्री के कोई एक सेगमेंट छूट ना पाए, इसलिए इन तरह से हम चैप्टर वाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इन कंसेप्चुअल क्लास के बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होगा ताकि आप लोग उसको बखूबी रिकॉल भी कर पाएँ। चलते हैं, इसी उद्देश्य से प्रेरित होते शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की ओर, जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, क्लास 6। जो पहला चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यूजुअली हिस्ट्री में सारे प्रश्न बनते ही हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। किसी जगह की शुरुआत हुई या कोई चीज़ खोजा गया। तो पहला प्रश्न है, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं और जौ दो फसल आपको दिख रहा है कि इसके बारे में क्या आपको जानकारी प्राप्त है। इसके द्वारा जो जानकारी प्राप्त है उस पर आप थोड़ा सा विचार करें। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। अगर स्टेटमेंट दिया गया होता है उसके बारे में आपको एनालिसिस करनी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन का अभ्यास करें तो आपके लिए उपयोगी होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी, यानी किस फसल की, गेहूं और जौ। याद कीजिए, गेहूं और जौ दो ऐसे फसल हैं उसको ही सबसे पहले उगाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों में ही इस गेहूं और जौ को उगाया गया था। यह दूसरा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जानेंगे आखिरकार गेहूं और जौ को उगाया कब गया था और किन जगह पर। यह मुझे अगर पता होगा तो इस कंक्लूजन को निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें स्पष्ट हुआ, सही बात है कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, लगभग 8,000 ईयर्स अगो ना, गेहूं की शुरुआत हुई थी, गेहूं और जौ उगाने की। और यह जो सर्वप्रथम उपजाने का प्रारंभ जो है लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। और यह उपजाने का कार्य जो था वह सुलेमान और किरथार की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के क्षेत्रों में हुआ था, न कि बिंद के क्षेत्रों में हुआ था। यहाँ जो आपके सेकेंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ था हिमालय और बिंद, यहाँ दिख रहा है आपको हिमालय और बिंद, यह एक गलत स्टेटमेंट है। इसलिए यह क्या हुआ, इसका सही ऑप्शन जो होगा केवल एक होगा, ना कि ऑप्शन नंबर BCD होगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी ध्यान रखिए। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया, अच्छी बात है। गेहूं और जौ उगाने के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला हुआ है। मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवीनतम फैक्ट के अनुसार आप देखें तो चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वह लोहरादेव में पाए गए हैं। चावल, तो आपने देखा कि सबसे पहले गेहूं और जौ उगाए गए थे, उसके बाद नाम आता है चावल का। चूँकि खेती की जो शुरुआत हुई थी तो धीरे धीरे क्रम वाइज लोगों ने और बहुत सारे क्षेत्रों में विकास किया था, जो कि इस तरह से है। आप देखते रहिए कि जो चावल है उसका उगाने का साक्ष्य लोहरादेव, जो संत कबीर नगर के लोहरादेव से प्राप्त हुआ था, जो लगभग 9,000 से 8,000 के बीच में है, यानी इसके पूर्व हुआ था। गारो और मध्य भारत के बीच विंध्य पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में, यानी गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, एक कृषि का विकास हुआ था जहाँ पर चावल उगाने के साक्ष्य हुए हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सेकेंड प्रश्न की ओर है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। दूसरा, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। यानी आपको पता चला कि जब खेती की शुरुआत हुई तो खेती करने के बाद खेती फसल तैयार होने तक रुकना पड़ा। लोगों ने अस्थायी जीवन शुरू किया। इससे पहले नोमैडिक जीवन था, यानी घुमंतु जीवन। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं स्टेटमेंट है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। जो सबसे पहले आपने सुना होगा कि नगर विकसित हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा आपने, कि लगभग 4700 ईस्वी वर्ष पूर्व में सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ यानी इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे आरंभिक नगर का विकास हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, एक बार सुना तो जरूर होगा, क्लास 12th में पढ़ना है। तो तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था लगभग 4,700 वर्ष पूर्व में। यह सिंधु नदी के किनारे है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का भी विकास हुआ है, जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं सबसे पहले विकसित हुई। यानी सबसे पहले सिंधु घाटी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई सबसे प्राचीन हुई। यहाँ प्रश्न पूछा गया था
कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है आरंभिक नगरों का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये 4700 वर्ष पूर्व में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, जिसका नाम हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5,000 वर्ष पूर्व हुआ। यह एक गलत स्टेटमेंट है। यहाँ क्या हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी सिंधु घाटी, इसमें इस स्टेटमेंट के हिसाब से लग रहा है कि सिंधु घाटी से पहले गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर का विकास हुआ। यह स्टेटमेंट गलत है, जबकि इसका होना चाहिए 2500 वर्ष पूर्व हुआ था गंगा, जबकि सिंधु जो है वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन एक इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 3 की ओर। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? अवंती, बज्जी, काशी और मगध। आपने 16 महाजनपद का नाम सुना होगा, उसमें एक नाम आता है मगध, जो बहुत ही समृद्धशाली था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वह मगध कहलाता था। मगध प्राचीन काल का वह सबसे पहला बड़ा राज्य था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध का उत्कर्ष छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। याद रखिए, इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो कि डायरेक्ट प्रश्न के रूप में आएंगे, तो याद रखना है कि सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, जो उनके विकसित होने के लिए जरूरी भी समझा गया, क्योंकि वो आसपास का क्षेत्र जो कि वह उपजाऊ क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया, वह क्षेत्र था मगध। मगध प्राचीन का सबसे बड़ा राज्य था, जिसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, और मगध का जो उत्कर्ष हुआ था लगभग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, और मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी मगध से जुड़े रहे। एक बात और भी था कि मगध समृद्धशाली क्यों था, क्योंकि वहाँ बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। वहाँ पर हाथी पालन की बात भी थी, यानी हाथी वहाँ पर पाए जाते थे। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बना। लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे की खोज हो चुकी थी, तो लोग लोहे के औजार यूज किया करते थे। इसलिए मगध समृद्धशाली भी था, क्योंकि वहाँ पर खेती करने में लोहे के औजार प्रयुक्त किए जाने लगे थे। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके मगध के समृद्धशाली होने के, तो उसका आंसर होगा मगध। अगले प्रश्न की ओर हैं, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत देश का नाम यह कैसे पड़ा, इस संदर्भ में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पहला है फैक्ट कि लगभग 2500 ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। यह सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वह सिंधु नदी के जो पूरब वाले इलाके थे उनको वह हिंद कहा, सबसे पहले हिंदोस और इंडोस कहा। इसी वजह से इसका नाम जो है वह इंडिया पड़ा था। भरत नाम का प्रयोग, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले यानी नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी, यानी इसका मतलब हुआ एक और दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर भी इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ कि दोनों कथनों के बारे में एक बार फिर से विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा गया, यानी सिंधु नदी के पूरब में जो रहने वाले क्षेत्र थे उसको हिंदोस अथवा इंदोस कहा गया। उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा था। जो यूनान से आने वाले थे उन लोगों ने इस नदी से पूर्व वाले क्षेत्र को इंडिया कहा, इसी हिसाब से इसका नाम इंडिया भी पड़ा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद, हमारे पास वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग भारत देश के लिए होने लगा था। तो इस तरह से आप समझ पाए कि भारत देश का नाम भारत
से परा है और सिंधु नदी के पूर्व वाले इलाकों को वह हिंदोसिया कहा गया, इसके हिसाब से परा है। अगले प्रश्न की ओर है। 5वां प्रश्न, पांडुलिपियों के संदर्भ में यानी मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। जो हाथ से लिखी हुई पुस्तकें हैं वह पांडुलिपि कहलाती थी। दूसरा, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है, इससे होता है। यानी मैन्युस्क्रिप्ट वह चीज़ होते थे जो कि सॉफ्ट पेपर पर लिखा जाता था। अगला ऑप्शन है इसका, पांडुलिपियाँ यानी मैन्युस्क्रिप्ट तार के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यह भी सही है। पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यह एक गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताऊं, मैन्युस्क्रिप्ट होता है वह सॉफ्ट सरफेस पर लिखी गई चीज़ें, चाहे वह भोजपत्र हो, चाहे पेड़ों के छाल हो, इस तरह से उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। तो जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो यह मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। जो पांडुलिपियाँ हैं यह पेड़ों के छाल पर, पेड़ों के पत्ते, तारों के पत्तों पर, या सॉफ्ट भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ के पत्ते जो हैं उस पर लिखे जाते थे। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन ए, बी और सी सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है कि केवल संस्कृत में और मंदिर और बिहारों पर प्राप्त होती हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों का अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्राप्त हुई हैं। ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। यानी पांडुलिपियाँ संस्कृत में तो है, प्राकृत में भी है और तमिल में भी है। अगला प्रश्न, अभिलेखों के संदर्भ में यानी इंस्क्रिप्शंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते। देखिए, इसमें एक स्टेटमेंट साफ साफ लिख दिया, जो केवल पत्थरों पे, यानी केवल का मतलब हुआ कि सिर्फ केवल पत्थर पे ही लिखा जाएगा तभी वह अभिलेख होगा? नहीं, अभिलेख का मतलब होता है किसी भी हार्ड सरफेस पर लिखा गया, चाहे वह मेटालिक प्लेट हो, कोई भी चीज़ जो हार्ड है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो उस तरह की चीज़ को हम अभिलेख इंस्क्रिप्शंस के नाम से जानते थे। पहला ऑप्शन तो सीधा सा दिख रहा है कि वो गलत है। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते थे। नो, यह पहला स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरा देखते हैं, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। कारण चूंकि उनका मकसद यही था कि अपने शासन क्षेत्र में अपने द्वारा किए गए कार्यों को प्रचार प्रसार करवाना। याद रखिए, अभिलेखों में राजा, जो रानी या अन्य लोग, आदेश, कार्य विवरण, उनके द्वारा जितने भी कार्य थे वह सब लिस्ट बना के लिखवा दिया जाता था, ताकि नहीं होता, आज भी हम देखते हैं जहाँ कहीं शिलान्यास होता है या रोड का उद्घाटन हो तो देखते हैं ब्लैक रंग के पत्थर पर लिखवाते हैं कि इनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। क्यों? यही अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, ताकि उनकी एक स्मृति के रूप में लोग उसको याद रखें। तो उस समय उनके शासनकाल में जो भी कुछ हुआ उसको उल्लिखित करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो कि सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 की ओर है। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था? अच्छा, अशोक का जो अभिलेख है, आपको सम्राट अशोक के बारे में जानकारी है तो याद रखिएगा, उन्होंने कांधार में जो अभिलेख लिखवाए हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनानी और अरमाइक। यूनानी और अरमाइक अभिलेख जो है, अशोक का जो कांधार अभिलेख है, इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों का प्रयोग तथा भाषाओं में लिखा गया है। कारण चूंकि इसका मकसद यह भी होता था कि उनके द्वारा कार्य का विवरण किया जाए, उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए, जो आदेश दिया गया, लेकिन वह किस भाषा में हो, इस भाषा में हो जो कि सामान्य लोगों की समझ हो, जो सामान्य लोग आसानी से उसको समझ पाए, इस तरह की भाषा का या लिपि का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर होगा यूनानी और अरमाइक। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। कथन और कारण से जुड़ा हुआ, आजकल यह भी एक प्रश्न पूछने का नया तरकीब है कि स्टेटमेंट और एसर्शन ओरिजिन से क्वेश्चन आते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती है। तो ठीक है, ईसा मसीह यानी आपने सुना होगा कि ईसा मसीह के जन्म को एक टेंटेटिव मान लिया गया, उनसे पूर्व वाले को ईसवी पूर्व कहा गया और बाद वाले को एडी कहा गया। सपोज किया जो लाइन है वह ईसा मसीह का जन्म है,
यहाँ से इसके इधर वाले को हम क्या बोलेंगे, BCE, बिफोर कॉमन ईरा, राइट है ना, यानी बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह की जन्म से पहले। इधर वाले को AD बोलते हैं, AD, एनो डोमिनी, या इस तरह से आप याद रखें। वर्ष की गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म की तिथि से की जाती है। जिसका स्टेटमेंट और कारण दोनों समझिए आप यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि ईसा मसीह के जन्म की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती थी। बिल्कुल कथन सही है। और वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह की जन्म तिथि से की जाती है, यह भी सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑप्शन जो है A और R दोनों सही है, और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है। तो इसके बारे में और समझिए यहाँ पे कि विकल्प A सही उत्तर है। ईसा मसीह की जन्म की तिथि की गणना ईसवी वर्ष यानी बिफोर क्रिस्ट, इसे ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्रिस्ट यानी BC कहा जाता है, या कहते हैं, आप कहें उसको। हिंदी में वर्तमान तिथि के प्रयोग जो है उसके लिए ईस्वी का प्रचलन है। अंग्रेजी में से AD, एनो डोमिनी कहा जाता है। BC का अर्थ बिफोर कॉमन ईरा है, और C का अर्थ कॉमन ईरा होता है। तो अगले इस प्रश्न से यही प्रश्न बन सकते थे जिसको हमने कवर किया है। अगले प्रश्न चैप्टर की ओर है। दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, आरंभिक मानव की खोज। शुरुआत में मानव की जो खोज हुई वह किस हिसाब से। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सेकेंड चैप्टर का पहला प्रश्न, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। देखिए, हमको पता है कि पहले मनुष्य क्या थे, शिकारी थे, यानी वो शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे और उसको संग्रह करके आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखा करते थे। तो उसमें उसके बाद लोग अस्थायी रूप से खेती करना शुरू किया था। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक और खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा चिरांद, ऑप्शन नंबर C। भीमबेटका, हुम्सगी और कुरनूल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो तीनों पूरा पाषाण मतलब जो पहले बड़े बड़े पत्थर, एक्चुअली दो हैं, पूरा पाषाण और नवपाषाण। जब पत्थरों के औजार यूज किए जाते थे तो उसको हम पाषाणिक यूज बोलते हैं। जब बड़े बड़े पत्थर थे तो पूरा पाषाणिक। नवपाषाण में थोड़े से छोटे पत्थर के औजार यूज होने लगे, और भी तकनीकें धीरे धीरे समय के साथ बदलती गई। तो यह तीनों चीज़ जो है, तीनों पूरा पाषाणिक पुरास्थल हैं, जबकि चिरांद जो है वह नवपाषाणिक पुरास्थल है। यानी भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं पूरा पाषाणिक हैं, जबकि चिरांद जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुंसगी और कुरनूल गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। यह भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जबकि हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। सेकेंड प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल आपके ऑप्शन हैं मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा, कोल्डिहबा, दाऊजली, हेडिंग। इसका ऑप्शन नंबर D। इसमें देखिए, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल का मतलब क्या हुआ, जो न्योलिथिक जो एज है उसकी बात हम करते हैं। तो ये सभी जो नाम सुना आपने, चाहे वह मेहरगढ़ हो, चाहे वह बुर्जहोम हो, कोल्डिहबा हो, महागढ़ा हो, या दाऊजली हेडिंग हो, ये सभी जगह नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, ऑप्शन नंबर D जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 3। पुरापाषाणिक औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पुरापाषाण काल में जो औजार थे उसके बारे में कुछ फैक्ट समझिए। पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट कहलाता है। दूसरा, पत्थर के इन औजारों के निर्माण के में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक, प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था। तो इसके ऑप्शंस देखिए, इसमें क्या कहा था आपको समझना है, यह किस हिसाब से इसके औजार तैयार किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो C होगा, क्यों, और 1 और 2 दोनों बात बिल्कुल सही है। क्योंकि पूरा पाषाण है, यानी पत्थरों के औजार ही बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते थे, तो उसको क्या कहा जाता था, उद्योग स्थल, फैक्ट्री साइट्स। ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। दूसरा, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली तकनीक को दबाव सल्क तकनीक, प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता था, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही है। 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। राख जलने के बाद जो अवशेष होता है उसको हम राख बोलते हैं। तो कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। अब यह समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर B साफ साफ दिख रहा है। तो निम्नलिखित में से किस जगह से, किस स्थल से राख के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कुरनूल की गुफा से।
इसका मतलब राख तभी मिलेगा जब आग के बारे में आपको जानकारी होगी। यानी इसका मतलब यह भी हुआ कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग जो थे आग से परिचित थे। इतना यह याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आज हम समस्या से ग्रसित हैं, जलवायु परिवर्तन, उसकी समस्या उस जमाने में भी लोगों को महसूस की गई थी। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। निश्चित रूप से जब तापमान में बढ़ोतरी हुई थी तभी खेतीबाड़ी अच्छे तरीके से विकसित होना शुरू हुआ था, इसलिए तापमान में परिवर्तन देखा गया, तभी लोग खेती करना शुरू भी किए थे। तो यह याद रखने की चीज़ है। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। मछली जो जल में उपलब्ध होने वाली जीव, जिसको भोजन के रूप में लोग प्रयोग में लाना शुरू किया था। तीसरा, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। यह भी सही है, चूँकि इसके लिए उपयुक्त जो क्लाइमेट जलवायु होना जरूरी है और तापमान का उचित होना भी जरूरी है। जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी हुई तो वहाँ पर खेती करना सुगम हो गया था और उनके लिए अनुकूल जलवायु प्राप्त हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में नहीं आता है? अच्छा, मानव सभ्यता के जो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्रो हिस्ट्री है, जिसके बारे में ध्यान रखिएगा, एक हिस्ट्री है, एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है। हम अभी बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री की, नहीं प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्री हिस्ट्री जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री जिसको हिंदी में प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ साक्ष्य हैं, कुछ जानकारी के स्रोत हैं, जिनके आधार पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और हिस्ट्री जिसके बारे में जानकारी सफिशिएंट मात्रा में है, चाहे वह लिटरेरी सोर्स हो, चाहे वह आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो, उसके बारे में समझते हैं। अब इसको समझिए। मानव सभ्यता के आरंभिक काल यानी जो शुरुआत का समय था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी समाधियों से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, महापाषाण। यानी पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, ठीक है, लेकिन ये जो है ये डी वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला यानी पत्थरों पर जो चित्रकारी उकेरी गई हैं उसके बारे में आपके ऑप्शन है अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफाएं और अजंता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका एक्चुअली वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर से उदाहरण मिले हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो शुंग कालीन तथा सातवाहन कालीन माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर है। अब चूंकि काल के साथ उनके समय अवधि को मिलाना है तो उसको तो ध्यान रखिएगा। पुरापाषाण काल जो अभी आपने देखा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, तो नवपाषाण काल, महापाषाण काल जो दक्षिण से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका टाइम पीरियड क्या है, तो पुरापाषाण जो है सबसे पुराना 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पूर्व तक। इसका जो मिलान करें आप तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 का 2, है ना। और मध्यपाषाण काल जो लगभग 12,000 पूर्व से, यानी पुरापाषाण के बाद मध्य था, इनका क्रम देख ली 12,000 से 10,000, इसका ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरा है मध्यपाषाण, वह लगभग महापाषाण जो 2500 पूर्व से 1900 वर्ष पूर्व तक ये है। और उत्तर पाषाण काल जो बाद वाला शुरुआत के 10,000 वर्ष पूर्व वाले ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके टाइम लाइन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इसमें कहता है कि किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है या लघु पाषाण कहते हैं। इसका सही जवाब होगा नवपाषाण काल को। देखिए इसका सही जवाब होगा मध्यपाषाण काल को, ऑप्शन नंबर
टू जो है मध्य पाषाण काल, जो पूरा पाषाण के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें इसको क्या कहा गया, इसको माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रोलिथ, माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर। जो मध्य पाषाण काल था उसमें लोहे के औजार तो थे, लेकिन वह छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाए गए, पहले बहुत ही भारी थे। लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण कहा जाता है। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ इसके पूरा पाषाण युग वाले औजार के दौरान भी चलते रहते थे, यानी इस समय पे इस तरह के औजार भी आपको देखने को मिले। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 10। हंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक ही सही स्टेटमेंट है, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्यों? चूंकि हंसगी से पूरा पाषाण युग के जो पत्थरों के पुराने औजार यूज़ किए जाते थे बड़े बड़े, उसके कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी हंसगी जो था पूरा पाषाण युगीन एक स्थल था। इसके बारे में हंसगी एक्चुअली कर्नाटक में स्थित है और यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से कुछ पुरा स्थलों से कुछ अलग अलग कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले औजार मिले हैं। हंसगी में औजार जो है प्रायः चूना पत्थर से बनाए जाते थे, न कि बलुआ पत्थर से, इसलिए इसका आंसर 1 सही होगा। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर दोनों में अंतर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। भारत के में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुतुरमुर्ग आपने सुना होगा। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नव पाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इसके मनके यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह से यह प्रश्न पूछा गया है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो पहला 2 स्टेटमेंट था तो वह गलत था। अगले प्रश्न की ओर है। अगले प्रश्न की ओर है। तो इस तरह से ये थे फर्स्ट 2 चैप्टर्स के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी हो। आप इसको ध्यान से पढ़ें, अस्थिर से पढ़ें, ताकि आपको याद भी हो जाए, इसको नोट बनाते चलें। थैंक यू।